हेलो बच्चों, नमस्कार। जब छोटे छोटे किस्सों को बताया जाता है तो कामयाबी में उनकी भी एक हिस्सेदारी बन जाती है, और जब उन हिस्सों को मिलाया जाता है तो एक कहानी बन जाती है। तो फिजिक्स भी एक कहानी है, और उस कहानी में एक छोटा सा हिस्सा है रे ऑप्टिक्स, और रे ऑप्टिक्स में एक किस्सा आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसे हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो इसे पढ़ने से पहले हम एक चीज समझ लेते हैं। रिफ्लेक्शन एक अलग केस है और रिफ्रैक्शन एक अलग केस है। रिफ्लेक्शन एक अलग मीडियम की कहानी है, रिफ्रैक्शन अलग मीडियम की कहानी है। मतलब एक मीडियम हमारे पास है, उससे रे टकराई और टकराने के बाद वापस आ गई। दूसरा मीडियम हमारे पास है, उससे रे टकराई और उसमें से पार निकल गई। तो दो अलग अलग फिनोमिना लाइट के दो अलग अलग मीडियम के लिए काम करते हैं। लेकिन जो हम आज पढ़ने वाले हैं, एक ही मीडियम में हम फिजिक्स के दो अलग फिनोमिना देखने वाले हैं। सुनने में कुछ असंभव सा नजर आता है, लेकिन यही फिजिक्स की खूबसूरती है। जो चीजें असंभव दिखती हैं उनको संभव करके दिखाती है। तो स्टार्ट करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको समझते हैं तो देखेंगे सब। यहां पर हमने दो मीडियम ले लिए। ऊपर वाले मीडियम को हमने रेयर ले लिया और नीचे वाले को डेंसर मीडियम ले लिया। यही हम करते आए हैं अब तक, ठीक है जी। यहां पर हमने एक नॉर्मल रे, यहां पर ये क्या हो गई जी, नॉर्मल रे हो गई। अब हमने एक रे भेजी। अब की बार हमने रे को कहां भेजा? अब तक भेजते आए हैं रेयर से डेंसर में, अब की बार भेजते हैं डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में। तो हमने यहां पर डेंसर मीडियम से एक रे कहां भेजी भाई? ये भेजी हमने रेयर मीडियम में। इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये रूल्स हम पीछे पढ़ चुके हैं। रेयर टू डेंसर जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, और डेंसर टू रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। तो इस नॉर्मल से और दूर हो गई, और यहां पर एंगल बना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यहां पर एंगल बना एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हमारा फर्स्ट केस हो गया जी, ठीक है जी। अब हमने सेकंड केस में क्या किया? एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, और इंक्रीज करने के बाद हमने क्या देखा? हमने सेकंड केस में क्या किया भाई? ये नॉर्मल रे हो गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस को अब की बार इतना कर दिया, आई को इंक्रीज कर दिया। और जब आई को इंक्रीज करेंगे तो आर भी थोड़ा क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इतना बड़ा हो गया यहां पर। ये डेंसर मीडियम, ये रेयर मीडियम, ये केस कौन सा है जी? सेकंड केस है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और इंक्रीज हो गया। किसके इंक्रीज करने से? एंगल ऑफ इंसिडेंस के। ओके। थर्ड केस में हमने फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कर दिया, ठीक है जी। अब की बार एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने इतना बड़ा कर दिया, ये आई हो गया यहां पर। इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन अब की बार हमने क्या देखा कि जो रिफ्रैक्टेड रे है ना, वो उस वाली लाइन के साथ हो गई जो मीडियम्स को डिवाइड कर रही थी। इससे ऊपर क्या है? रेयर मीडियम है जी, इससे ऊपर। नीचे क्या है? डेंसर मीडियम। ये वाली लाइन ही तो डिवाइड कर रही थी, और रिफ्रैक्टेड रे इसके साथ ही चली गई, ना ऊपर गई ना नीचे गई। और जब ऐसा होगा तो उस वाले केस को हम बोलेंगे इफेक्ट ऑफ ग्रेजिंग इमरजेंस। इफेक्ट ऑफ ग्रेजिंग इमरजेंस, ठीक है जी। ये ग्रेजिंग इमरजेंस का क्या हो गया? इफेक्ट हो गया। ओके जी। और क्या हुआ? जब ये वाली रिफ्रैक्टेड रे यहां चली जाएगी तो एंगल कितना बन जाएगा भाई? 90 डिग्री बन जाएगा। कितना डिग्री? 90 डिग्री। यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। और जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बन जाएगा, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने क्या नाम दे दिया? क्रिटिकल एंगल नाम दे दिया जी। क्या नाम दे दिया? क्रिटिकल एंगल। अब ये क्रिटिकल एंगल क्या हो गया? क्रिटिकल एंगल इज दैट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। मतलब जहां पर भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बनेगा, उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल बोलेंगे जी यहां पर, ठीक है जी। क्लियर हुई कहानी यहां तक? ओके। और आगे गए, ये हमारा थर्ड केस हो गया। फोर्थ केस में हमने क्या किया? जो ये क्रिटिकल एंगल हमें यहां पर मिला है, इससे भी ज्यादा एंगल ले लिया हमने अब की बार, ठीक है। देखते हैं जी, यहां पर आ गया ये हमारा फोर्थ केस। यहां पर एंगल इतना बड़ा ले लिया जी हमने आई, ये आई एंगल ले लिया, ठीक है। और यहां पर हमने देखा कि ये रे तो वापस इसी मीडियम में आ गई। पहले वाले केस में क्या हुआ कि यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल से दूर हो गई रे, और दूर हो गई जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज किया, यहां पर और इंक्रीज किया तो फिर ये मीडियम को बांटने वाली लाइन के साथ हो गई।
ना ऊपर ना नीचे, और ये इसका नाम क्या आ गया, क्रिटिकल एंगल आ गया। और हमने इस एंगल को इंक्रीज किया तो ये वाली रे इसी मीडियम में वापस आ गई। और जब एक रे उसी मीडियम में वापस आ जाए तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है भाई, वो रिफ्लेक्शन होता है। तो इसका नाम हमने क्या रख दिया भाई, रिफ्लेक्शन रख दिया। जो पहले रिफ्लेक्शन पढ़ा था उसमें और इसमें क्या है डिफरेंस है, इसमें इसका नाम है जी टोटल, क्या नाम है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस होता है, टोटल इसलिए वर्ड यहां पर लगाया है, जो सामान्य रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा था उसमें लाइट टकराती थी, टकराने के बाद जो वापस लाइट जाती थी ना वो 100% नहीं जाती थी। ये मीडियम क्या करता था, लाइट को थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब कर लेता था, माइनर ही करता था, 1 या 2 या 3% करता था, लेकिन एब्जॉर्ब जरूर करता था। 100% लाइट आई तो 97% वापस गई, 3% को इसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, इसलिए उसका नाम हमने सिंपल रखा रिफ्लेक्शन। लेकिन इसमें हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों रखा भाई, टोटल किसके लिए, यहां पर एनर्जी के लिए है। अगर यहां पर 100% लाइट आ रही है ना, यहां पर 100% लाइट आ रही है तो वो 100 की 100% वापस आ रही है इसी मीडियम में, और 100 की 100% एनर्जी वापस आ गई, इसलिए हमने यहां पर टोटल लिख लिया। इंटरनल क्यों लिखा, इसी मीडियम में वापस आ रही है इसलिए इंटरनल हो गया। रिफ्लेक्शन टकराती है वापस आ जाती है जी। यहां पर क्या काम होगा, यहां पर होगा I इज इक्वल टू आर, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है जी। ठीक है जी, कहानी क्लियर हुई यहां तक, ओके जी। पहले केस में क्या हुआ, पहले केस में रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली गई, कौन सा फेनोमेना, रिफ्रैक्शन हो गया जी, क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, ओके जी। दूसरे केस में क्या हुआ, दूसरे केस में भी रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली गई, इसमें भी क्या हो गया, इसमें भी रिफ्रैक्शन हो गया जी, ओके। तीसरे वाले केस में क्या हुआ, तीसरे वाले केस में लाइट ना दूसरे मीडियम में गई ना उसी मीडियम में वापस आई, ये तो बस इसके साथ हो गई, मीडियम बांटने वाली लाइन के साथ हो गई। तो इसका हमने एक नया नाम रखा और वो नाम क्या था, ग्रेजिंग एमरजेंस, इफेक्ट ऑफ ग्रेजिंग एमरजेंस नाम रख दिया जी हमने इसका इसमें, ओके जी। फोर्थ वाले केस पर जब आप गए, लेकिन ग्रेजिंग इमरजेंस में हमने दो चीज पढ़ी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बन जाएगा, 90 डिग्री, और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बन जाएगा, क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। अब क्रिटिकल एंगल पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है, ये याद रख लेना। अब आगे जब भी हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल करेंगे, जब भी क्रिटिकल एंगल लिख दे इसका मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, 90 डिग्री है जी, ओके। और आगे गए, क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा एंगल कर दिया हमने यहां पर फोर्थ वाले केस में, ठीक है जी। और जब हमने ज्यादा एंगल कर दिया तो रे उसी मीडियम में वापस आ गई, तो यहां पर क्या हुआ भाई, रिफ्लेक्शन हुआ, और रिफ्लेक्शन भी कंप्लीट हुआ, थोड़ी बहुत भी लाइट एब्जॉर्ब नहीं हुई, दूसरे मीडियम में भी नहीं गई, पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन हुआ। उसका नाम हमने रखा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और ये क्या होता है, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, सिंपल, दोनों बराबर होते हैं इसमें, ओके जी। अब क्वेश्चन क्या बनता है, अब क्वेश्चन बनता है कि कुछ कंडीशंस भी तो रही होंगी, कब बना ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्या लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही थी, नहीं जा रही थी जी, लाइट तो इसके अपोजिट जा रही थी, डेंसर टू रेयर जा रही थी। रेयर मीडियम से अगर लाइट आपने डेंसर मीडियम में भेजी तो कभी भी कितना भी एंगल इंक्रीज कर लेना, आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिलेगा ही नहीं। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी, पहली वाली कि लाइट कहां से कहां जानी चाहिए, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में जानी चाहिए जी, ओके। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए, इससे पहले वाले जो पहले दो केस थे, फर्स्ट और सेकंड में क्या हमें मिल रहा था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा था, क्या यहां पर भी मिला था, नहीं मिला था, यहां पर मिला था, कब मिला था, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे ज्यादा हो गया, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया। तो सेकंड कंडीशन होगी एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। दो कंडीशन है, सिंपल सी कंडीशन, लाइट को डेंसर टू रेयर भेजो और एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर दो, सिंपल, ठीक है जी। तो ये दो कंडीशन आप याद रखेंगे,
क्लियर कहानी यहां तक? आगे पढ़े? ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं। तो ये दो डायग्राम हमारे काम के हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। ओके जी, ये हो गए जी, यहां से रफ हो गए। ठीक है जी, ओके, रफ कर लीजिए। आगे पढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ते हैं? इस क्रिटिकल एंगल का कोई ना कोई फॉर्मूला जरूर निकालना है हमें। ठीक है जी, न्यूमेरिकल्स के लिए। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका निकाला जाता है जिसमें रे जाती है, जिसके रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में? जहां से रे आती है। अब देखना भाई, रे कहां से कहां जा रही है? रे जा रही है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा रेयर मीडियम का, क्योंकि रेयर मीडियम में जाना चाहती है रे। और कहां से? डेंसर मीडियम से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम इज इक्वल टू, डेंसर मीडियम ऊपर तो इसमें बनने वाला एंगल ऊपर, तो इसमें कौन सा एंगल बन रहा है? आई बन रहा है, तो साइन आई आ गया जी हमारे पास यहां पर, अपॉन में यहां पर क्या बन रहा है? आर बन रहा है जी। ओके, आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। इसका मतलब यही तो है, जिसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं उसको ऊपर, जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं उसको नीचे। तो जिसका निकाल रहे हैं रेयर मीडियम का, किसके रेस्पेक्ट में? डेंसर मीडियम के रेस्पेक्ट में, तो इसको हमने नीचे रखा। ओके जी, आगे करिए। साइन आई की जगह यहां पर क्या हो गया? क्रिटिकल एंगल IC हो गया जी यहां पर। ओके, और साइन अपॉन में साइन आर की जगह कितना पुट कर दे भाई? 90 डिग्री पुट कर दिया हमने आर की जगह। ठीक है भाई, कहानी क्लियर? ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, यहां पर हमने ले ली एयर, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है जी? 1। कितना होता है? 1। यहां पर 1 पुट कर दो जी। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, तो यहां पर याद रखना भाई कौन सा मीडियम? डेंसर मीडियम, इज इक्वल टू साइन IC अपॉन साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई? साइन 90 की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है? 1 होती है जी। ठीक है, क्या फॉर्मूला मिल गया जी यहां पर? फॉर्मूला मिला साइन IC इज इक्वल टू 1 अपॉन में म्यू। ये फॉर्मूला निकल कर आया जी यहां से। क्लियर कहानी? साइन IC इज इक्वल टू 1 अपॉन में म्यू। चीजें क्या याद रखनी है कि IC पर एंगल R हो गया 90। ओके, 1 अपॉन म्यू। अगर यहां पर एयर नहीं होता, यहां पर आपको दो अलग अलग मीडियम होते, तो इस फॉर्मूले में क्या चेंज आ जाता? इस फॉर्मूले में चेंज बस इतना आ जाता, नीचे आएगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, ऊपर कौन सा आएगा? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। यहां पर म्यू R अपॉन में म्यू D था ना, ऊपर क्या है? रेयर मीडियम, नीचे क्या है? डेंसर मीडियम। जो भी दोनों मीडियम में से रेयर मीडियम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर, जो डेंसर मीडियम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे हो जाएगा जी। ठीक है, तो ये याद रखना है यहां से, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो ऊपर रखना है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसको कहां रखना है? नीचे रखना है जी। क्लियर कहानी यहां तक? ओके जी, आगे करें? ओके, आगे करते हैं। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर हुई कहानी? आगे कर लेते हैं जी। ठीक है, तो कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स इसके बेस पर पूछे जा सकते हैं आपसे, वो कर लेते हैं जी आगे। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कौन कौन सी कंडीशन हो गई? इसके लिए हो गई जी, लाइट शुड बी मूव डेंसर टू रेयर। कहां से कहां मूव होनी चाहिए भाई? डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जानी चाहिए। दूसरा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किससे ज्यादा होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है जी, आगे करते हैं। अब की बार आपको क्या दिया हुआ है? ये एक प्रिज्म दिया हुआ है जी। क्या है? प्रिज्म है जी। यहां पर 90 डिग्री दिया हुआ है। कितना डिग्री? 90 डिग्री। और यहां पर दे रखा है 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60। अब एक रे आ रही है जी, इस पर ये ऐसे रे आ रही है 90 डिग्री पर। अब क्या बोल रहा है कि 42 डिग्री सेल्सियस, क्या 42 डिग्री होता है क्या? क्रिटिकल एंगल।
किसके लिए? इस प्रिज्म के लिए, मतलब गिलास के लिए लगभग इतना ही होता है, याद रख लेंगे आप, लगभग लगभग। तो क्रिटिकल एंगल कितना है भाई? 42 डिग्री है। अब इसका पाथ कंप्लीट करना है हमें, ठीक है जी। मानकर चलो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया भाई, ये 90 है, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा जी। अब ये 90, कोई भी रे सीधी आए तो सीधी ही निकल जाती है, तो हम पढ़ चुके हैं रिफ्रैक्शन में, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाएगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 हो जाएगा, तो ये रे सीधी जाकर यहां टक्कर मारेगी भाई। ओके भाई, ठीक है। अब ये एंगल कितना है? 90 डिग्री हो जाएगा। कितना है? 90 डिग्री। अब ये एंगल कितना बचा? ये 90, ये 30, और 90 और 30 120, और 180 में से 120 माइनस किया तो ये कितना हो गया भाई? 60 डिग्री हो गया। कितना हो गया भाई? 60 डिग्री। क्या ये इस 42 से ज्यादा है? हाँ जी ज्यादा है। तो फिर तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बनना चाहिए, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? हाँ जी बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए, क्यों? नॉर्मल भी तो ड्रॉ करना पड़ेगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके साथ बनता है? नॉर्मल के साथ बनता है। ये हो गया नॉर्मल, तो ये एंगल कितना है भाई? ये 60 है, तो ये कितना आ जाएगा? 30 डिग्री एंगल आ जाएगा, और 30 डिग्री तो 42 से कम है, और कम होने का मतलब क्या है? डेंसर टू रेयर जाएगी तो ये बाहर ही चली जाएगी, इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं बनेगा जी इसमें। क्या नहीं बनेगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं बनेगा जी, ठीक है जी। दूसरा केस देखो, अगर इसी प्रिज्म में थोड़ा सा चेंज कर दें, ठीक है जी, थोड़ा सा इस प्रिज्म में हम चेंज कर लेते हैं, तो क्या चेंज कर ले थोड़ा सा इसमें, कि यहां पर हो गया भाई 90, कितना हो गया भाई? यहां पर 90 हो गया, ठीक है भाई, ओके। इस एंगल को हमने ले लिया 60, कितना ले लिया? 60 डिग्री एंगल ले लिया जी हमने, यहां पर नहीं 30 ले लिया, अभी तो हमने 60 यहां पर ले लिया, हमने 30 डिग्री ले लिया जी, ठीक है। तो ए बी सी, ये 30, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60। वही रे आ रही है कितने डिग्री एंगल बनाकर? 90 डिग्री एंगल बनाकर, ओके। और जब ये सीधी जाएगी तो 90 डिग्री से सीधी चली जाएगी यहां पर, ओके जी, ठीक है, सीधी चली गई। जब ये 60 है और ये कितना है? 90 है, और 90 और 60 कितने हो गए? 150, और 180 में से 150 को माइनस किया तो ये कितना आ गया भाई? ये आ गया जी 30। और क्रिटिकल एंगल कितना होता है? 42 डिग्री। ये कम है क्या? हाँ जी कम तो है, लेकिन ये नॉर्मल के साथ नहीं बन रहा है। नॉर्मल ड्रॉ करो पहले, नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अब ये 30 है तो ये कितना होना चाहिए भाई? ये 90 है तो ये होना चाहिए 60। अब की बार क्रिटिकल एंगल से ज्यादा आ रहा है, ये रे आ रही थी और ये नॉर्मल रे है, और ये कितना डिग्री एंगल हो गया? 60 डिग्री एंगल हो गया, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो यहां पर रिफ्लेक्शन हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 60, क्योंकि रिफ्लेक्शन के लॉ फॉलो होंगे यहां पर। ये रे यहां पर आ पहुंची फिर, ठीक है जी, यहां पर आ गई, अच्छी बात है। अब देखेंगे जी एंगल कितना है। ये वाला एंगल कितना बचा? ये 30, ये 60, ये 60, ये कितना बचेगा? ये भी तो 30 बचेगा, ठीक है जी। ये 30, ये 90, ये कितना हो गया? ये हो गया भाई 60। और नॉर्मल के साथ एंगल, नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल के साथ एंगल कितना हो गया? 30, और ये 30 अब की बार इससे कम है। क्या है? कम है। सीधा इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन 42 कम है तो बाहर भी आना और नॉर्मल से दूर हो गई। ये रास्ता बनेगा इसके लिए, ठीक है भाई। बस एक ही चीज याद रखनी है, यहां पर जो कंफ्यूजन आती है ना, बच्चे यहां पर कंफ्यूजन कर बैठते हैं कि इस 30 को क्या मान लेते हैं कि भाई यही एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। नहीं, नॉर्मल यहां ड्रॉ किया हमने, यहां पर भी नॉर्मल रे ड्रॉ की, और यहां पर तब पता चला कि यहां तो 30 है जो 42 से कम है, इसलिए रे बाहर चली जाएगी। यहां पर 60 है जो 42 से ज्यादा है, इसलिए यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बन जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हुई कहानी यहां तक? ओके, आगे करें? ओके, आगे करते हैं जी, ठीक है, आगे कर लेते हैं। तो आगे क्या कर लेते हैं भाई?
आगे ये कर लेते हैं। अब की बार आपको एक मीडियम दे रखा है, ये मीडियम है जी, ठीक है। इसको मान लेते हैं गिलास ही मान लेते हैं जी, क्या मान लेते हैं, गिलास मान लेते हैं, ठीक है। इसमें से कोई रे बाहर जा रही है वैक्यूम में, ऊपर वाला मीडियम मान लिया हमने, वैक्यूम में जा रही है कोई भी रे, ठीक है। तो ये नॉर्मल, यहाँ पर ये रे ऐसे जा रही है और ये ग्रेजिंग एमरजेंस पर चली जाती है। कहाँ पर चली जाती है प्यारे बच्चों, ग्रेजिंग एमरजेंस पर। और जब ये ग्रेजिंग एमरजेंस पर चली जाती है तो ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल कितना हो जाएगा भाई, क्रिटिकल एंगल। और ये क्रिटिकल एंगल आपको दे रखा है 45 डिग्री। कितना दे रखा है भाई, 45 दे रखा है। अब क्या पूछ रहा है कि वेलोसिटी निकालो भाई गिलास में, क्या निकालो, वेलोसिटी निकालो गिलास में। कैसे निकालेंगे भाई वेलोसिटी गिलास में। अब वेलोसिटी निकालने के लिए एक तो हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए, क्या, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन में वी, ये फॉर्मूला होना चाहिए जी। अब इसमें क्या क्या गिवन है, इसमें गिवन है जी बस सी गिवन है। वैक्यूम में स्पीड कितनी होती है, 3 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बस यही गिवन है। v तो हमें निकालना है ना, यहाँ पर मीडियम की वेलोसिटी तो निकालनी है गिलास की, तो u भी चाहिए, म्यू भी चाहिए। म्यू हमारे पास है नहीं, म्यू के लिए और फॉर्मूला याद रखो, क्या फॉर्मूला है म्यू के लिए, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था साइन आई सी इज इक्वल टू 1 अपॉन में म्यू। ओके जी, म्यू निकालना है, इसको इधर ले जाओ, म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन में ये कितना आ जाएगा, साइन आई सी आ जाएगा। और साइन आई सी की वैल्यू कितनी होती है भाई, क्रिटिकल एंगल दे रखा है 45, कितना दे रखा है, 45 दे रखा है जी। ओके जी, म्यू इज इक्वल टू साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन रूट 2 होती है जी। कितनी होती है, 1 अपॉन रूट 2, और रूट 2 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा जी। ये हमारे पास म्यू की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, म्यू की वैल्यू आ गई जी हमारे पास, ठीक है। आगे करते हैं, म्यू की वैल्यू यहां पुट कर दो, कितना, रूट 2, सी कितना, 3 इंटू में 10⁸ ओके जी। और वीजी हमें निकालना है, इसको इधर ले जाओ, वीजी इज इक्वल टू 3 इंटू में 10⁸ अपॉन में रूट 2। ये हमारी वेलोसिटी निकल गई जी। क्या निकाल ली है हमने, वेलोसिटी, किसमें, गिलास में निकाल ली जी। तो ऐसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और आगे देखें जी, और आगे देख लेते हैं, एक दो न्यूमेरिकल और देख लेते हैं जी, ठीक है। तो और न्यूमेरिकल देख लेते हैं भाई, क्या पूछा जा सकता है हमें, ठीक है जी। और क्या पूछा जा सकता है हमें वो देख लेते हैं जी, ठीक है। और हमें पूछा जा सकता है कि भाई दो अलग मीडियम है, एक मीडियम 1 है, ये मीडियम 1 है, इसमें वेलोसिटी दे रखी है आपको 2 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक मीडियम 2 है, क्या है भाई, मीडियम 2, इसमें वेलोसिटी दे रखी है 1.5 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पूछा क्या है, क्रिटिकल एंगल निकालो। क्या निकालें भाई, क्रिटिकल एंगल निकालो। और क्रिटिकल एंगल के लिए क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने, साइन आई सी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू पढ़ा था जी हमने। और 1 अपॉन म्यू में क्या पढ़ा था कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसका ऊपर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसका क्या आएगा भाई, नीचे आ जाएगा, ठीक है भाई। अब किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ये भी तो पता करो भाई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी में हमने एक रिलेशन पढ़ा था, याद करो, म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वेलोसिटी, ये फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है जी। कि जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। तो वेलोसिटी किसकी ज्यादा है, वेलोसिटी इसकी ज्यादा है जी। और वेलोसिटी जिसमें ज्यादा होती है वो मीडियम कौन सा होता है, रेयर मीडियम होता है जी। कौन सा, तो ये कौन सा मीडियम हो गया भाई, रेयर मीडियम हो गया, ओके जी। और ये वेलोसिटी कम, तो ये कौन सा मीडियम हो गया, डेंसर मीडियम हो गया जी। ये हमने पढ़ा था भाई, जब भी लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम में जाएगी वेलोसिटी डिक्रीज, डेंसर मीडियम वेलोसिटी डिक्रीज, डेंसर मीडियम वेलोसिटी डिक्रीज। जब भी लाइट रेयर मीडियम में जाएगी वेलोसिटी इंक्रीज, रेयर मीडियम वेलोसिटी इंक्रीज। हाँ भाई, समझ में आया यहां पर, ठीक है जी, बिल्कुल समझ में आ गया।
ओके जी, ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। तो और आगे करते हैं जी इस फॉर्मूले को। साइन आई सी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर कम आएगा। क्या आएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर कम आएगा। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है? जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है। जिसकी वेलोसिटी किसकी ज्यादा है? फर्स्ट मीडियम की ज्यादा है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। क्लियर भाई कहानी यहां तक? और आगे करते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा? 1/v ये पढ़ा है ना हमने? ओके, तो म्यू आर निकालिए जी यहां से। साइन आई सी म्यू आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी रेयर मीडियम में वेलोसिटी कितनी है? 1/10⁻² इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर इस फॉर्मूले से 1 कितनी वेलोसिटी है भाई? 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डेंसर मीडियम में वेलोसिटी 1/1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर भाई कहानी? 10⁸ से 10⁸ कैंसिल, 1.5 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा जी। ठीक है जी, साइन आई सी इज इक्वल टू 1.5 कहां गया? ऊपर। 1.5 ऊपर आ गया जी। नीचे क्या बचा? 2 बचा जी। ओके, आगे करते हैं। साइन आई सी इज इक्वल टू, पॉइंट हटाएंगे तो 15/20। साइन आई सी इज इक्वल टू, कैंसल करेंगे तो 3/4 और आई सी निकालेंगे तो ये इधर जाकर क्या हो जाएगा भाई? साइन इनवर्स इसे लिख सकते हैं 3/4। ये हमने क्रिटिकल एंगल निकाल लिया। क्या निकाल लिया भाई यहां से? क्रिटिकल एंगल। ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जी हम। हाँ जी, और आगे करें? और आगे कर लेते हैं, 1-2 न्यूमेरिकल और देख लेते हैं इसके बेस पर। अब की बार हमें क्या दिया हुआ है? एक रेयर मीडियम दे रखा है जी। रेयर मीडियम है। इसमें क्या कह रहा है कि एक लाइट की रे ट्रेवल कर रही है और वो ट्रेवल कर रही है x डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस दे रखी है जी, ये डिस्टेंस हो गई और इसका टाइम भी दे रखा है। ये टाइम ले रही है जी t1। और दूसरा मीडियम डेंसर मीडियम है। जब ये डेंसर मीडियम में जाती है तो ये डिस्टेंस कवर करती है 10x और टाइम लेती है t2। और पूछा क्या है? क्रिटिकल एंगल। बताओ भाई क्रिटिकल एंगल क्या होगा? तो क्या फॉर्मूला है क्रिटिकल एंगल का? साइन आई सी इज इक्वल टू 1/म्यू। म्यू होना चाहिए हमारे पास पहले। क्या होना चाहिए? म्यू होना चाहिए। तो म्यू निकाल लेते हैं जी। म्यू पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं जी। इस रेयर मीडियम में वेलोसिटी निकालो। वी आर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितनी है? x और टाइम कितना है? t1 है जी। ऐसे ही तो निकालेंगे वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम x अपॉन में टाइम t1 हो गया। डेंसर मीडियम की निकालेंगे तो 10x अपॉन में t2 हो जाएगा। वेलोसिटी इन डेंसर मीडियम क्या हो जाएगी भाई? 10x अपॉन में t2 हो जाएगी भाई। क्लियर भाई कहानी? और क्या फॉर्मूला है इसका? म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। म्यू इज इक्वल टू सी। रेयर मीडियम कौन सा है? जो मीडियम कम होता है वो ऊपर। कौन सा है वो? x अपॉन में t1। और नीचे क्या आ जाएगा भाई? 10x अपॉन में t2। x से x कैंसिल, ऊपर क्या चला जाएगा? t2 चला जाएगा। म्यू इज इक्वल टू t2 चला जाएगा ऊपर, नीचे क्या रह जाएगा? 10 t1 रह जाएगा जी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास। यहां पुट कर दो इसको। साइन आई सी इज इक्वल टू 1/म्यू कितना है भाई? t2 अपॉन में 10 t1। t1 कहां चला जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा। साइन आई सी इज इक्वल टू 10 t1 अपॉन में t2 और आई सी कितना आ जाएगा? साइन इनवर्स 10 t1 अपॉन में t2। ये आंसर आ जाएगा जी यहां से। ठीक है भाई बच्चों, क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है भाई, अगला टॉपिक करें? ठीक है भाई, अगला टॉपिक करते हैं।
तो इसे हम रफ करते हैं, ऐसे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना भाई, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जी, ठीक है। आगे देख लेते हैं जी, आगे क्या है कि अब की बार आपको दिया हुआ है कोई, मानकर चलो पानी है जी, कहीं पर पानी भरा हुआ है, तालाब ले लो, ठीक है, और उस तालाब में पानी भरा हुआ है और उस तालाब के बीचों बीच क्या रख दिया, एक सोर्स ऑफ लाइट रख दिया, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट या बल्ब रख दिया, कुछ भी रख दिया। अब वो पूछ रहा है कि ऊपर जो पानी की सरफेस है कितने हिस्से में से लाइट बाहर आएगी, ठीक है। डायग्राम से समझते हैं, उसने क्या दिया हुआ है कि मानकर चलो भाई ये कंटेनर है, मान चलो कंटेनर ही रख दे पहले हम, ठीक है, तालाब दूर की बात है, ये कंटेनर में पानी यहां तक भरा हुआ है, यहां तक, और इसके बीचों बीच यहां पर सोर्स ऑफ लाइट रख दी, ठीक है, कोई बल्ब रख दिया या कुछ और चीज रख दी, यहां पर ये जल रहा है यहां पर, ठीक है, ये लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये क्या है कि आप यहां से देख रहे हो इसको, ठीक है, यहां से आप लगातार इसको देख रहे हो। अब ये क्या कह रहा है कि जब यहां से लाइट आएगी तो ये लाइट चारों डायरेक्शन में जाएगी ना भाई, पानी के बीचों बीच रखा हुआ है तो पानी के चारों ओर लाइट निकलेगी, तो ये लाइट कहां तक निकलेगी, वो पूछ रहा है किस एरिया तक लाइट निकलेगी, वो एरिया हमें निकालना है जी, ठीक है। तो देख लेते हैं, एक रे तो इधर जा रही होगी, यहां से लाइट जली, और ये इधर डेंसर मीडियम, ये तो वाटर है, और वाटर से कहां जाएगी, एयर में जाएगी, तो ये डेंसर टू कहां जाएगी भाई, रेयर मीडियम में जाएगी, तो ये तो 90 डिग्री पर जा रही है, तो 90 डिग्री पर ही चली जाएगी सीधी। थोड़ा सा अगर हम एंगल बनाते हैं, यहां पर अगर एंगल बनाते हैं यहां पर थोड़ा सा, तो ये मीडियम चेंज करेगी अब की बार, और मीडियम चेंज करने के लिए हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है जी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन याद करना, हमने थोड़ा और एंगल बनाया, और एंगल बढ़ा दिया जी, यहां पर भी क्या होगा, डेंसर टू रेयर जाएगी, और यहां पर रिफ्रैक्टेड एंगल बड़ा हो गया, और हमने यहां पर इंक्रीज किया एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब की बार देखा हमने ये ऐसे चली गई, ठीक है भाई, और इंक्रीज किया, क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा इंक्रीज कर लिया, ये वापस इसी मीडियम में आ गई। तो यहां तक रे, यहां तक तो लाइट बाहर गई, उसके बाद इस पर चली गई, फिर उसके बाद वापस आ गई, इसके बाद लाइट बाहर नहीं गई। ये जो फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड और ये थर्ड पॉइंट के बाद लाइट उसी मीडियम में आना स्टार्ट हो गई। थर्ड पॉइंट से पहले पहले तक लाइट कहां गई होगी, बाहर गई होगी, उसके बाद नहीं गई होगी। ऐसे ही इस डायरेक्शन में देखो, लेफ्ट डायरेक्शन में यहां जाएगी, नॉर्मल बनाया, अवे फ्रॉम नॉर्मल, सेकंड जाएगा, नॉर्मल बनाया, थोड़ी सी और दूर चली गई, यहां पर बनाया तो ये इधर चली गई जी, यहां पर, ठीक है, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड पॉइंट पर ये ग्रेजिंग सिचुएशन बन गई, कौन सी वाली भाई, ग्रेजिंग। थर्ड पर यहां क्या बन गया, ग्रेजिंग वाली सिचुएशन बन गई यहां पर, ठीक है। उसके बाद और एंगल इंक्रीज करेंगे तो वापस उसी में आ जाएगी। इधर भी थर्ड वाले पॉइंट तक रे बाहर गई, उसके बाद नहीं गई, इधर भी थर्ड से पहले तक बाहर गई, उसके बाद नहीं गई। तो यहां से थर्ड तक जो एरिया होगा उसमें से ही लाइट कहां जाएगी भाई, बाहर जाएगी, इसमें से ही लाइट कहां जाएगी, बाहर। यहां पर कोई क्या रखा हुआ है, सोर्स ऑफ लाइट रखा हुआ है, चारों ओर क्या है, पानी, तो इधर भी क्रिटिकल एंगल बन रहा है, इधर भी क्रिटिकल एंगल, इधर भी क्रिटिकल एंगल, इधर भी क्रिटिकल एंगल। जब चारों डायरेक्शन में क्रिटिकल एंगल बन रहा है तो ऊपर क्या बन जाएगा, एक सर्कल, और उस सर्कल में से लाइट क्या जाएगी, बाहर जाएगी, बाकी लाइट जाएगी नहीं सर्कल में से बाहर। तो ये जो सर्कल है ना, इसमें से लाइट बाहर जाएगी जी। क्लियर भाई कहानी, ठीक है। तो यहां तक वही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से यहां पर क्रिटिकल एंगल ज्यादा हो जाएगा, यहां पर ग्रेजिंग हो गया, यहां पर क्रिटिकल एंगल बन गया, उसके बाद ज्यादा होने की वजह से लाइट इसी में वापस आ जाएगी, वाटर में ही वापस आ जाएगी। तो इसी एरिया में से लाइट कहां जाएगी भाई, बाहर जाएगी, ठीक है भाई। अब इस एरिया को निकाल लेते हैं हम, ये एरिया है कितना, ठीक है। तो मैं इसे रफ कर देता हूं, दोबारा से बना देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है भाई। तो इस एरिया में से लाइट कहां आएगी भाई, बाहर आएगी, ठीक है। तो ये क्या था, हमारा कंटेनर था भाई, ये कंटेनर था, ठीक है। और इसमें अभी हमने क्या निकाला, एक एरिया बना, यहां पर इसके चारों ओर क्या बन गया भाई, एक एरिया बन गया, ठीक है।
तो इसमें से क्या आ रही है, लाइट बाहर आ रही है। यहां तक जहां तक ये एरिया है वहां पर क्या बन रहा है, क्रिटिकल एंगल। इधर भी क्या बन रहा है भाई, क्रिटिकल एंगल। उसके बाद तो ये वापस इसी मीडियम में आ रही है ना लाइट, इसमें भी तो इसी मीडियम में वापस आ रही है। यहां तक क्रिटिकल एंगल था, उसके बाद ये ऐसे जा रही थी, उसके बाद ये भी ऐसे जा रही थी। ठीक है, तो इस एरिया को निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे भाई एरिया? एरिया का फॉर्मूला क्या है भाई, सर्कल बन गया तो पाई आर स्क्वायर है। क्या एरिया है? एरिया हमारे पास क्या है कि एरिया अगर आपको निकालना है तो पाई आर स्क्वायर निकालो, और पाई तो कांस्टेंट होता है तो आर निकालो। आर कैसे निकालोगे? तो ये हमारी इसकी हो गई रेडियस, आर हो गया जी। इस हाइट को मान लो आप एच मान लो, क्या मान लेते हैं भाई, एच मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्रिटिकल एंगल हो गया, इसका नाम हमने रखा ए, इसका नाम बी, सी और डी रख लिया जी। ये अगर यहां क्रिटिकल एंगल है, इसके सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया ना। क्या हो गया भाई, इसके सामने परपेंडिकुलर हो गया। क्या हो गया प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है जी, परपेंडिकुलर हो गया। तो यहां से क्या क्या गिवन है, आर हमें पता है, एच हमें पता है। तो आर अपॉन में एच क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है, ये tan थीटा होता है। तो इस ट्राइंगल से, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, कौन से वाले से भाई, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, tan थीटा निकालो। थीटा क्या हो जाएगा, आईसी हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा, आईसी। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, आर, और बेस कितना है, एच है जी। आर अपॉन में एच हो गया। ओके जी, क्लियर कहानी। ठीक है जी। टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉज, साइन आईसी अपॉन में कॉज आईसी। आईसी क्या है भाई, ये आईसी है क्रिटिकल एंगल। ठीक है, याद रखना, आर अपॉन में एच। और साइन को क्या पुट कर सकते हैं, साइन को हमने क्या पढ़ा था, साइन आईसी का फॉर्मूला अभी निकाला है, 1 अपॉन में म्यू हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 अपॉन म्यू। ठीक है जी, साइन आईसी की जगह हमने पुट कर दिया 1 अपॉन म्यू, और कॉस आईसी ऐसे ही आ गया, इज इक्वल टू आर अपॉन में एच। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। ठीक है, इसमें कॉस आईसी का तोड़ हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, और इसका तोड़ हम कहां से निकालते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला है जी। इसमें थीटा क्या है, साइन स्क्वायर आई सी प्लस में कॉस स्क्वायर आई सी इज इक्वल टू 1। कॉस निकालना है तो कॉस को यहीं पर रहने दो, कॉस स्क्वायर आई सी इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर आई सी। ओके जी, और निकालो, अगर कॉस आई सी निकालेंगे तो आप क्या आ जाएगा, कॉस आई सी आएगा, अंडर रूट आ जाएगा इसके ऊपर, 1 माइनस साइन स्क्वायर आई सी। और सॉल्व करो जी, कॉस आई सी इज इक्वल टू साइन आई सी की वैल्यू हमने क्या पुट की है यहां पर, 1 अपॉन म्यू, तो यहां पर भी पुट कर दो, तो 1 माइनस 1 अपॉन म्यू का स्क्वायर। साइन आईसी की जगह क्या पुट कर दिया, 1 अपॉन म्यू पुट कर दिया जी। ये हमने पढ़ा है अभी, आज ही पढ़ा है। ठीक है, तो कॉस आईसी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, यहां पर 1 का स्क्वायर 1, यहां पर म्यू स्क्वायर आ जाएगा जी। क्या आ जाएगा, म्यू स्क्वायर। और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, कॉस आईसी इज इक्वल टू, यहां पर म्यू स्क्वायर आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद, तो म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में म्यू स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या आ गया भाई, म्यू आ गया। कॉज आईसी की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। ठीक है भाई, क्लियर कहानी। अब इस कॉज की वैल्यू यहां पुट कर दें। ठीक है जी, कर दो पुट, इसको रफ कर दो, समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट कहां से निकाला है। इसको कर देता हूं मैं, रफ कर देता हूं जी। ठीक है, अब हम कॉज आईसी की वैल्यू पुट कर देते हैं जी। किसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, कॉस आईसी की। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, 1 अपॉन में म्यू कॉस आईसी इज इक्वल टू आर अपॉन एच, और 1 अपॉन में म्यू कॉस आईसी की वैल्यू क्या है,
अंडर रूट म्यू स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन में म्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एच। कैंसल हो गए भाई, यहां से क्या बचा 1 अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वेयर माइनस में 1 आर अपॉन में एच बचा जी। ओके जी, आगे निकालते हैं। क्या निकाल लेते हैं आगे? क्या निकालनी थी हमें? रेडियस। पाई आर स्क्वायर के लिए हमें रेडियस चाहिए, ये रही रेडियस। निकालो, आर को यही रहने दो, एच को इधर ले जाओ। एच अपॉन में म्यू स्क्वायर माइनस 1 आ गया जी फॉर्मूला। रेडियस का फॉर्मूला ये हमारे पास आ गया जी, आर इज इक्वल टू एच अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। ये म्यू बहुत चल रहा है भाई, जब जब आप रिफ्रैक्शन पढ़ोगे ना, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा ही आएगा। इसका ही खेल है पूरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो R इज इक्वल टू एच अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, ये वाली वैल्यू आप यहां पुट कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा इस एरिया में से जो लाइट बाहर आ रही है इसका एरिया कितना है। एरिया ही तो पूछा था, तो एरिया क्या, यहां से लाइट बाहर आ रही है, इसका एरिया पता चल जाएगा। ठीक है जी। अगर आपको R गिवन हो तो यहां से H निकाल लेना भाई। H कैसे निकालोगे? तो H को यहीं रहने दो, तो यहां से H को यहीं रहने दो भाई, और इसको इधर ले जाओ तो R मल्टीप्लाई म्यू स्क्वायर माइनस 1 ये आ जाएगा। H भी निकाल सकते हो, कुछ भी दिया हुआ हो आपको। ठीक है, तो इस एरिया में से क्या आएगी भाई? लाइट। इसको क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, जो एरिया ऊपर की तरफ चमकेगा ना, चमकेगा कौन सा? जिसमें से लाइट बाहर आएगी, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ इल्यूमिनेशन। क्लियर भाई कहानी? आगे पढ़ें? ठीक है भाई, आगे पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आगे कर लेते हैं जी। आगे क्या है? आगे है जी एप्लीकेशंस हैं कुछ। क्या है? एप्लीकेशंस। और कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं? कुछ दो एप्लीकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मिराज एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, और दूसरी हमारी ऑप्टिकल फाइबर, ये इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, थ्योरी है इसमें, ज्यादा कुछ समझाने के लिए है नहीं, फिर भी कुछ समझ लेते हैं। मिराज में क्या होता है भाई? एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो पहली एप्लीकेशन हम क्या समझते हैं? पहली एप्लीकेशन है हमारे पास मिराज। क्या है भाई? मिराज है जी। क्या है? मिराज। अब इस मिराज का मतलब क्या होता है? मिराज का मतलब होता है मृग तृष्णा। अगर हिंदी में बोल लेता हूं, मृग मतलब हिरन, और तृष्णा मतलब उसके साथ जो धोखा होता है। उसके साथ क्या धोखा होता है? जब वो रेगिस्तान में रहता है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, और गर्मी की वजह से, ठीक है, दूर से रेत बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, और गर्म होने की वजह से दूर से उसे क्या दिखता है? पानी दिखता है। हालांकि वो पानी होता नहीं है, लेकिन गर्मी की वजह से, ठीक है, वहां पर पानी उसे दिखाई देता है, और पानी दिखाई देता है तो वो दौड़कर उसके पास जाता है, तो पानी वहां होता नहीं है। फिर जब वहां जाता है तो दूसरी कहीं और जगह क्रिटिकल एंगल बन जाता है, तो फिर वहां पानी दिखाई देता है। और वैसे भी ये पानी की समस्या है बड़ी गंभीर, क्योंकि महाभारत में दुर्योधन को पानी दिखाई नहीं, द्रौपदी ने अंधे का अंधा कह दिया, जमकर युद्ध हुआ, सबके सब मारे गए। और वहीं श्रवण कुमार जब अपने माता पिता के लिए पानी लेने के लिए गए, राजा दशरथ ने उनकी हत्या कर दी। और महाभारत में पांचों पांडव वनवास काट रहे थे, और पानी पीने के लिए जब एक कुंड में उतरे तो एक एक करके मूर्छित होते गए। तो ये पानी की समस्या है बड़ी गंभीर। हमारी भी क्लास के दो बच्चे हैं, एक से गलती से दूसरे के ऊपर पानी गिर गया था, 6 महीने तक बोलचाल बंद रही। तो भाई इस पानी की समस्या को सीरियस लिया करो। ठीक है, इसको हल्के में मत लिया करो। बड़े बड़े युद्ध इसके बेस पर लड़ लिए गए हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं भाई, टॉपिक पर आते हैं, मिराज क्या है। ठीक है, तो इस मिराज को समझते हैं कि मानकर चलो भाई ये है डेजर्ट, ये क्या है? रेगिस्तान है जी यहाँ पर। अब रेगिस्तान में जैसे ही यहाँ पर गर्मी, धूप आई, ठीक है जी, रे आई, इसको इसने क्या कर दिया? गर्म कर दिया। तो इस रेत को जब गर्म किया कर दिया, तो इसके पास वाली जो एयर की लेयर होगी, ठीक है, मैंने एयर की लेयर बना देता हूं यहां पर भाई, ये बहुत सारी एयर की लेयर हो गई जी। ठीक है, तो ये एयर की क्या हो गई? लेयर हो गई। ठीक है, तो इसके पास वाली जो लेयर है 1 2 3 4, ये वाली लेयर ज्यादा गर्म हो जाती है।
ज़्यादा गर्म हो जाती है क्योंकि इससे टकराती है और टकराने पर यहाँ पर हीट निकलती है और हीट की वजह से यहाँ पर ये ज़्यादा गर्म हो जाती है। और यहाँ पर जब ये ज़्यादा गर्म हो जाती है, जो यहाँ पर एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स कहाँ चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। क्यों? उनके पास थर्मल वेलोसिटी आ जाती है, एनर्जी आ जाती है, और ये वाला मीडियम क्या बन जाता है उस केस में, रेयर मीडियम बन जाता है। ऊपर वाला थोड़ा सा डेंस हो जाता है, और जब ये रेयर मीडियम है उसके लिए ये डेंस हो जाता है, ये रेयर मीडियम उसके लिए डेंस मीडियम। मतलब ऊपर जाते जाओगे लेयर आपको ठंडी लगती जाएंगी, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या कह दिया, डेंसर मीडियम कह दिया। अब डेंसर मीडियम ये रेयर, ये डेंसर ये रेयर, ये डेंसर ये रेयर, ऐसे चलेगा जी। अब यहां पर मानकर चलो जी कोई पेड़ खड़ा हुआ है जी, यहां पर ये हो गया पेड़, ठीक है। तो ये पेड़ खड़ा हुआ है जी, यहां से कोई रे आई, ये रे आ गई जी यहां पर, ठीक है। अब ये रे कहां जा रही है, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, और डेंसर से रेयर मीडियम में इसको सीधा ऐसे जाना था, ये थोड़ी सी दूर हो गई जी, दूर हो गई, यहां पर आ गई। अब ये डेंसर से फिर रेयर में जा रही है, यहां पर नॉर्मल बनाया तो ये और दूर हो गई जी यहां पर, ठीक है। और हमने यहां पर देखा तो यहां पर एक रेसिंग हो गई, और थोड़ी सी और आगे बढ़ी तो और आगे बढ़ के यहां पर आ गई, ठीक है। और यहां पर जब हमने देखा तो ये तो यहां से टकराने के बाद वापस चली गई। क्या चली गई भाई, टकराने के बाद वापस चली गई, ठीक है। और जब यहां पर कोई भी ऑब्जर्वर था तो उसने यहां से इसे देखा तो उसे रे कहां से आती हुई दिखाई दी, यहां से। जो पेड़ था वो पेड़ यहां पर बन रहा था उसके लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये पेड़ उसको नहीं दिख रहा था, ये पेड़ भी उसको दिख रहा था, लेकिन यहां भी पेड़ दिख रहा था। उसने क्या सोचा यहां से कि जरूर बीच में क्या है, पानी है, जरूर बीच में क्या है, यहां पर क्या है, वाटर है जरूर, ठीक है। और वाटर है, उसी की वजह से नीचे क्या बन रही है, परछाई बन रही है नीचे। दिख ये भी रहा है, दिख ये भी रहा है, लेकिन उसने क्या सोचा, पानी है तभी तो इसके नीचे इसकी शैडो बन रही है, परछाई बन रही है, तो ये पेड़ यहां पर इसको उल्टा दिखाई देता है। ये क्या है, मिराज है जी, क्या है, मिराज है, ठीक है जी। तो एक एप्लीकेशन क्या हो गई इसकी, मिराज हो गई। क्या हो गई प्यारे बच्चों इसकी एक एप्लीकेशन, तो एक एप्लीकेशन यहां पर इसकी हो गई जी मिराज, ठीक है जी। दूसरी एप्लीकेशन और समझते हैं जी, जल्दी से समझ लेते हैं उसको भी। तो दूसरी एप्लीकेशन क्या है हमारे पास, दूसरी एप्लीकेशन है ऑप्टिकल फाइबर्स है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर्स, ऑप्टिकल फाइबर्स में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के तहत पर वो तैयार किया जाता है, और उसमें जो सिग्नल्स भेजे जाते हैं, ऑडियो सिग्नल्स भेजे जाते हैं, वीडियो सिग्नल्स भेजे जाते हैं, बहुत सारे सिग्नल्स भेजे जाते हैं। ऑप्टिकल फाइबर में क्या भेजे जाते हैं भाई, ऑप्टिकल फाइबर में बहुत सारे, मेडिकल लाइन में भी ये काम में आता है भाई, ठीक है। मेडिकल लाइन में भी ये काम में आता है, ठीक है, इमेज लेने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए काम में आता है। और ऑडियो सिग्नल भेजे जाते हैं, इससे क्या भेजे जाते हैं भाई, ऑडियो सिग्नल्स भेजे जाते हैं, वीडियो सिग्नल्स भी इससे भेजे जाते हैं। इसकी खासियत क्या होती है, इसकी खासियत ये होती है इसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हमने क्या पढ़ा था, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा, जो टकराएगा 100% वापस मिलेगा, जितनी भी लाइट टकराएगी 100% वापस हमें मिल जाएगी, ये इसमें होता है जी, ठीक है। तो हम इसमें ऑप्टिकल फाइबर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें जी दो चीजें मेन होती हैं। एक तो इसमें होती है जी अंदर वाली जो चीज होती है, इसमें अंदर वाली चीज को हम बोलते हैं कोर बोलते हैं जी, ये वाली है ना जो, ये इसको हम बोलते हैं कोर, और बाहर वाली जो चीज होती है उसको हम बोलते हैं क्लैडिंग। क्या बोलते हैं, क्लैडिंग बोलते हैं जी। अब जो कोर और क्लैडिंग होती है, ठीक है, हालांकि एक और चीज होती है बफर कोटिंग। बफर कोटिंग क्या है, एक रबड़ है, बस इसके ऊपर एक रबड़ चढ़ा दी जाती है, जैसे वायर के ऊपर चढ़ा दी जाती है ना, कॉपर वायर के ऊपर, ऐसी बफर कोटिंग एक रबड़ चढ़ा दी जाती है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, इस कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम μ1 ले लें और इस क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 ले लें, तो यहां पर μ1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होना चाहिए μ2 से। मतलब कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है किससे, क्लैडिंग से। आप कुछ भी ले लें, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना जरूर याद कर लें कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए, ज्यादा, किससे, क्लैडिंग से ज्यादा होना चाहिए जी, ठीक है। मतलब अंदर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। क्लियर कहानी। तो यहां पर क्यों ज्यादा होना चाहिए,
ज्यादा इसलिए होना चाहिए, तो ये हमारा क्या हो गया भाई, ये हमारा हो गया अंदर वाली चीज हो गई, अंदर से ऐसे गई तो ये कोर हो गई, क्या हो गई भाई, ये हो गई कोर। अब यहां से क्या जाते हैं, सिग्नल्स जाते हैं, क्या जाते हैं, सिग्नल्स। इसमें सिग्नल गया ऐसे, ठीक है, ये कोर है और ये क्या है, क्लैडिंग। अब ये क्लैडिंग में नहीं जाना चाहिए, यानी कि डेंसर मीडियम हमने इसको इसलिए तो रखा है कि जो ऊपर वाला रेयर मीडियम है उसमें ना जाए सिग्नल, तो इसी से टकरा के कहां जाए, इसी में आ जाए, यहां पर टकराए तो फिर इसमें आ जाए, इसमें आ जाए, इसमें आ जाए, मतलब सिग्नल्स इसमें आपस में टकरा कर ऐसे निकल जाते हैं। हमने डिजाइन ही इसको इस तरीके से किया है कि जब भी रे टकराएगी, जब भी लाइट टकराएगी, टकराने के बाद हमेशा एक एंगल बनेगा जो क्रिटिकल एंगल से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। इस तरीके से हम इसको डिजाइन करते हैं। और इसमें अंदर वाला क्या है, इसको क्या रखते हैं भाई, कोर रखते हैं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज्यादा होता है, किससे, क्लैडिंग से ज्यादा होता है जी, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। बाकी आप इसमें थ्योरी है, बुक में से आप इसे पढ़ सकते हैं, इसमें समझने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। और हम यहाँ पर जो ऑप्टिकल फाइबर है ना, यहाँ पर अगर इनमें ज्यादा ले लें, ठीक है, और बहुत सारे ऑप्टिकल फाइबर ले लें, तो उसका एक नाम बन जाता है, मतलब लाइट पाइप। क्या बन जाता है भाई, लाइट पाइप। सीबीएसई में लाइट पाइप का क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था भाई, ठीक है, कि लाइट पाइप के यूज क्या हैं, ठीक है भाई। तो यूज आप जान सकते हैं, मेडिकल लाइन में इसका यूज किया जाता है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, लाइट पाइप का यूज किया जाता है, ठीक है। और अंदर की जो इतनी भी इमेज, एक पाइप होता है जो कहाँ डाला जाता है भाई, एक मुंह में डाला जाता है और सारे ऑर्गन्स की इमेज ले लेता है वो, ठीक है। तो वो लाइट पाइप के यूज आप पढ़ सकते हैं जी वहां से, ठीक है भाई। तो ये इसके यूजेस हो गए, 2 एप्लीकेशन हो गए, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है भाई, ठीक है। तो इन एप्लीकेशंस को आप थ्योरी को पढ़ सकते हैं। तो भाई समझ में आया यहाँ पर, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर क्या करते हैं भाई, एंड करते हैं, ठीक है। तो अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म पढ़ेंगे जी। क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम रे ऑप्टिक्स की जो सीरीज जो लेकर आए हैं ना, रे ऑप्टिक्स की जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, इसको इसीलिए पढ़ रहे हैं, सीबीएसई वालों के लिए कम से कम 14-15 नंबर यहीं से पूछे जाएंगे, और न्यूमेरिकल 2 कम से कम इसी चैप्टर से। बाकी 14 चैप्टर अलग हैं, ये चैप्टर अलग है, 2 न्यूमेरिकल इसी से पूछे जाएंगे। और यहाँ का कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है ना, तो न्यूमेरिकल आप बड़े आसानी से कर देंगे। रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म 100% एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।